हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बेस्ट क्वेश्चन ऑन लेंसेज। हमने लेंसेज के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, उसके अंदर मैग्नीफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट, उसके अंदर लेंस मेकर वाला कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। लेकिन फ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट का कोई यूज़ नहीं है जब तक उसके बेस पे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आईआईटी जैसे इंटेंस एग्जामिनेशन में आपको उसी समय पर वही क्वेश्चन मतलब किस तरीके से करना और कैसे क्लिक होगा, जब तक आप उस तरह के क्वेश्चन कभी ना कभी किए होंगे तो आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन लगेगा, तभी आपको उस समय तुरंत क्लिक करेगा। नहीं तो हमारे पास कितने कॉन्सेप्ट है, कितने चैप्टर है, क्लास 11th 12th केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स सारे कितने सारे चैप्टर्स होते हैं। तो एग्जैक्ट उसी समय पर वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लिक करेगा जब तक आप उसके बेस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आपके पास 1 मिनट का टाइम होता है वो क्वेश्चन को सोचने के लिए, तो तभी क्लिक करेगा जब आपने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन उसके बेस पे देखे होंगे। ठीक है, तो आज मैं क्या हूँ, लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस के बेस पे सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो उसको आपको 1 बाय 1 ट्राई करना है पॉज करके, और उसके बाद उसका रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ थिन लेंस मेड अप ऑफ ग्लास, refractive index 1.5 and focal length 16 is immersed in a liquid of refractive index 1.42. The focal length of the liquid is f1, then the ratio of f1 by f is, मतलब एक लेंस है, उसका जो एयर में है फोकल लेंथ जो है हमको 16 सेंटीमीटर दिया है, बाद में उसको किसी एक लिक्विड में डाल देते हैं और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का 1.42 है, तो उसमें जो फोकल लेंथ आ रहा है और जो पहले जो फोकल लेंथ है उन दोनों का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो किस तरह से प्रोसीड करेंगे। पहली बात ये जो क्वेश्चन है लेंस मेकर्स फॉर्मूला का है, तो हमको लेंस मेकर फॉर्मूला पता है। क्या होता है फॉर्मूला कि 1/f इक्वल टू NL/NS -1, 1/R1 -1/R2। इसमें n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और NS है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो पहली बार जब सराउंडिंग मीडियम है तब उसका फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। उसके बाद जब सराउंडिंग मीडियम जो है लिक्विड हो गया तब उसका फोकल लेंथ बदल जा रहा है। तो क्या आ रहा है हम देखते हैं। तो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ एयर लिख देता हूँ, तो फोकल लेंथ ऑफ एयर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना दिया है हमको, 1.5 दिया है। तो यहाँ पे 1.5 अपन पहले तो सराउंडिंग मीडियम था तो पहले 1 था, -1, 1/R1 -1/R2 दोनों का रेशियो पूछा है, तो डिवाइड बाई, और दूसरी बार क्या है कि इसको लिक्विड में डाल दिया है, तो अब 1 रिफ्रैक्टिव मतलब फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड इक्वल, जिसको हमने उसने एफ डैश से बोला। ठीक है, तो एफ डैश रख दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो लेंस है अभी उसका 1.5 है, लेकिन जो बाहर जो सराउंडिंग मीडियम है इस बार वो 1.42 हो गया, मतलब कि कोई लिक्विड हो गया है। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है ना आपको। और यहाँ पे रेडियस तो चेंज करेगा नहीं मीडियम बदलने से, तो रेडियस एज इट इज सेम टू सेम रह गया है। ओके, यहाँ पे ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों का रेशियो लेंगे तो एफ डैश अपॉन एफ आ रहा है, एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू, इस तरफ क्या आ रहा है देखोगे ध्यान से, 1.5 -1 0.5 आ रहा है, नीचे 1, और इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो 1.50 माइनस 1.42 तो 0.08 आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर आ रहा है 0.5 इंटू ये 0.42 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और नीचे आ रहा है 1.50 -1 मतलब 0.08, यही आ रहा है ना अपना। ठीक है, और हमको f मतलब फोकल लेंथ इन एयर हमको दिया है जो कि है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये हमको 16 दिया है। ठीक है, तो इसको भी देखोगे तो इसको इस तरफ ले जाता हूँ तो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 16। तो एफ डैश की वैल्यू अब सॉल्व करो, एफ डैश की वैल्यू क्या है, वैसे एफ डैश ऑफ एफ की, एफ डैश बाय एफ की वैल्यू पूछी है ना, तो जान लो इसको इजीली रहने दो, एफ डैश बाय एफ की वैल्यू तो पूछी है, तो 16 की कोई जरूरत ही नहीं है, यूज़ करने की कोई जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली एफ डैश बाय एफ की वैल्यू आ रही है अपने पास। तो 0.5 × 42 इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से कैसे आ रहेगा, 5 × 42 डिवाइड बाई 100 × 10 8 × 100, तो यहाँ से 100 कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 2 जा और 2 21 जा। ठीक है, तो यहाँ पे 21/8 आ रहा है अपना आंसर। क्या आ रहा है, रेशियो ऑफ एफ डैश ऑफ एफ इज क्लोजेस्ट टू द इंटीजर। ठीक है, एफ डैश बाई एफ, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, एफ डैश ऊपर जाएगा एफ नीचे आएगा, और एफ की वैल्यू को दी 16 सेंटीमीटर, 0.42 अपॉन नीचे आ जाएगा 1.42। अच्छा, यहाँ पे 1.42 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक होगी, 0.42 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1.42। ठीक है, इसको यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं,
हो जाएगा 5 इंटू 142 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 इंटू 8, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल, 5 2 से 10 कैंसिल, ओके। तो यहाँ पे बाई 16 आ रहा है और 142 बाई 16, मतलब एफ डैश बाई एफ की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 142 बाई 16। तो इसको सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेटली 8 पॉइंट कुछ आएगा ना, 8 पॉइंट देखो 69 से 144 होता है तो 8 पॉइंट कुछ आएगा, 8.89 या 8.9 कुछ आएगा। तो क्लोजेस्ट इंटीजर पूछा है तो अपना आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। अपना आंसर क्या हो जाएगा 9। इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, ठीक है। एफ डैश बाई एफ की वैल्यू पूछी थी इसके अंदर, ओके। इसको रफ करके करते हैं अपना आप सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको भी पॉज करके ट्राई कर लो। इसी तरह के हम जो है जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला पे, मैग्निफिकेशन पे, सारे आज के लेक्चर में करने वाले हैं, ओके। तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ क्राउन ग्लास हैज फोकल लेंथ f when it is measured in two liquid having refractive index 4/3 and 5/3, the focal length are f1 and f2, the correct relation between focal length is। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको सिखाया था, मैंने वो क्या बताया कि यहाँ पे इस तरह से अगर हमारे पास लेंस हो, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो मैंने बताया था इस तरह से लेंस हो, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और बाहर का ns है, तो बाहर का सराउंडिंग मीडियम अगर अंदर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाए तो जो लेंस कन्वर्जिंग था, मतलब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है तो ये एक्ट करेगा डाइवर्जिंग लेंस की तरह। मतलब यहाँ पे एक्चुअली देखो होता क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस में इस तरह से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं तो एक जगह पर कन्वर्ज करती हैं, है ना, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे ये तो तब होता है जब अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब लेंस का ज़्यादा होता है तब। लेकिन ऐसा केस हो जाए कि अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाए ना, तो जो भी लेंस होगा, जैसे कन्वर्जिंग लेंस होगा तो बन जाएगा डाइवर्जिंग लेंस, और जो डाइवर्जिंग लेंस होगा तो बन जाएगा कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आता था, इस केस में इसका देखो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कॉन्वेक्स के लेंस कॉनकेव में उल्टा हो जाएगा। कॉनकेव अगर डाइवर्जिंग होगा और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो वो कन्वर्जिंग बन जाएगा, ठीक है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर जाती है। तो बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है कि वो अंदर से ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास एक लेंस दिया गया है, देखो हमारे पास एक लेंस दिया है, तो उसको अलग अलग लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 दिया गया है, ठीक है, मतलब 3/2 मतलब 1.5 दिया गया है। अब एक बार तो उसको बाहर रखा गया लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो 4/3 करें मतलब कि 1.33 आता है। तो एक बार तो रखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 में, तो इसमें तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगी, बिकॉज इसमें क्या है कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है अंदर कंपैरिजन में। तो इसमें अगर ये कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होगा तो कन्वर्जिंग ही रहेगा, डाइवर्जिंग होगा तो डाइवर्जिंग, मतलब जो भी रहेगा प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। लेकिन दूसरी बार हमको दिया 5/3। अब 5/3 जो होता है ना उसकी वैल्यू होती है 1.66। अब 1.66 तो 1.5 से ज़्यादा है ना, तो 1.66 जब 1.5 से ज़्यादा होगा तो जो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा था वो फोकल लेंथ आने लगेगा नेगेटिव। मतलब जब टू डिफरेंट लिक्विड क्या बोला है 4/3 एंड फोकल लेंथ है f1 एंड f2, मतलब जब 1.33 था तो f1 है और 1.66 है, 1.66 है तो f2 है। तो इतना हमको पता चल गया कि f2 जो है नेगेटिव होगा, ठीक है, f2 बिकम नेगेटिव। f2 नेगेटिव इसलिए क्योंकि पहले ये पॉजिटिव था, पहले क्या था पॉजिटिव, बिकॉज ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ पहले पॉजिटिव आता है। हमने अभी तक पढ़ा है ना कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे बाहर का मीडियम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 1.66 में, तो f2 तो अपना नेगेटिव आएगा। तो f2 नेगेटिव सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, मतलब f1 नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज f1 में कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगी। तो f2 नेगेटिव सिर्फ एक ही ऑप्शन में, जो कि बी ऑप्शन में, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या है मतलब f2 नेगेटिव, तो बी अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे का देख लेते हैं कि f1 f से बड़ा होगा कि नहीं, ठीक है, f1 f से बड़ा होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखोगे ध्यान से, अब अपना फॉर्मूला लिखते हैं हम कि 1/f का फॉर्मूला क्या होता है कि NL/N सराउंडिंग -1 1/R1 -1/R2। ये तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज ये कर रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाऊँ, अगर मैं सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा रहा हूँ तो उससे फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रहा है ना। ध्यान से देखोगे कि NS बढ़ाऊंगा तो ये क्वांटिटी ओवरऑल डिक्रीज़ करेगी, लेकिन देखोगे डिनोमिनेटर इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मतलब क्या है कि देखोगे ध्यान से कि 1/f जो है डिक्रीज़ कर रहा है ना, बिकॉज NS अगर इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो 1/f डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब क्या है कि f जो है इंक्रीज़ करेगा,
भाई 1/f डिक्रीज कर रहा है मतलब कि f इंक्रीज करेगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं बढ़ाऊंगा ना तो जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज। सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से फोकल लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली जो f1 आएगा, f1 जो आएगा सराउंडिंग मीडियम जो एयर में था, ध्यान से देखोगे तो f1 इज ग्रेटर देन f। f क्या था, एयर में। ठीक है, f क्या था, फोकल लेंथ एयर में, उसको अलग अलग लिक्विड मेजर किया तो ठीक है, तो यहाँ पे एयर से तो ज़्यादा ही है 1.33, तो f1 विल बी ग्रेटर देन f। इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, जिसका करेक्ट आंसर है f1 ग्रेटर देन f एंड f2 बिकम नेगेटिव। ओके, बाकी सारे ऑप्शन गलत है भाई, f1 और f2 बोथ नेगेटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो इसका है ये 1.33 है, 1.5 से कम है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब ये बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा 1.5 से, तब अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन आज लेके आया हूँ जिसको आपको यही कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व करना है। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, ये जेईई मेन 2014 में आया था। ओके, तो देखो थर्ड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। हाँ, देखो थर्ड क्वेश्चन वही आ गया जो अभी समझाया मैंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो क्या लिखा है, व्हेन अ लेंस इज डिप्ड इन वाटर मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ इंक्रीजेस। सही बात है, पहला अभी तो मैंने समझाया उसको कि भाई फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला है कि NL/NS -1 1/R1 -1/R2। देखो ये NL तो चेंज नहीं कर रहा है बिकॉज ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, R1 R2 भी चेंज नहीं कर रहा है, चेंज कर रहा है सिर्फ सराउंडिंग मीडियम। पहले एयर था, बाद में इसको वाटर में डाल दिया, तो वाटर में डालोगे तो NS इंक्रीज करेगा, NS इंक्रीज करेगा मतलब क्या है कि 1/f जो डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, ये क्वांटिटी और डिक्रीज कर रहा है, तो 1/f डिक्रीज कर रहा है मतलब कि f इंक्रीज करेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ इंक्रीजेस। अपना जो है ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बी गलत है, डिक्रीजेस। और सी में स्पेरिकल मिरर की बात की है, बस स्पेरिकल मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो तो डिपेंड ही नहीं करता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, तो उसमें तो इंक्रीज डिक्रीज वाला कहानी आती नहीं है। मिरर्स में तो कहानी आती नहीं है, कहानी किसमें आती है, सिर्फ लेंस के अंदर, तो सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, व्हेन लेंस इज डिप्ड इन वाटर मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ इंक्रीजेस। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो उसको। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज यूजिंग अ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज शोन बिलो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब इस तरह से बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, थोड़ा आपको ट्रिक कर सकता है क्वेश्चन। इस तरह से दिया है, यहाँ पे f फोकल लेंथ और यहाँ पे 2f। ठीक है, यहाँ पे कहीं एक स्क्रीन रखा गया है, यहाँ पे स्क्रीन बोला ये अपना स्क्रीन है, मतलब स्क्रीन मतलब कोई एक वॉल टाइप कोई स्क्रीन होता है, जो प्रोजेक्टर होता है ना, कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है, वैसे एक स्क्रीन है यहाँ पे, तो इस स्क्रीन में अपना इमेज ऑब्टेंड हो रहा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का वो स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेंड हो रहा है। उसके बाद बोल क्या रहे हैं, इन द इफ द होल सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर। इसके बाद क्या किए, पूरे सेटअप को डाल दिया पानी के अंदर। ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन पोजिशन, विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन पोजिशन। ठीक है, तो व्हाट विल वन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। तो बताओ स्क्रीन में क्या ऑब्जर्व करेगा वो। सबसे पहली बात, इमेज डिसअपियर हो जाएगा, मैग्नीफाइड इमेज होगा, और इरेक्ट एंड रियल इमेज होगा, और नो चेंज। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे स्क्रीन रखा गया है, स्क्रीन का डिस्टेंस फिक्स है, स्क्रीन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बताओ पहली बात तो स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेंड कब होगी, जब एग्जैक्टली यहाँ पे इमेज होगा तब वो स्क्रीन पे ऑब्टेंड होगा, लेकिन अगर इमेज यहाँ बन रहा होगा ना तब स्क्रीन पे इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, या इसके पार हो जाए तभी भी स्क्रीन पे इमेज नहीं बनेगा। स्क्रीन पे इमेज बनने के लिए यहाँ पर एग्जैक्टली इमेज यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए। ओके, अच्छा, तो क्या लिखा है कि व्हेन द होल सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर। अच्छा बताओ कि पूरे सेटअप को अगर पानी में इंक्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, है ना। यही तो कर रहे हैं अभी दो क्वेश्चंस के अंदर, लेंस का क्या करेगा, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। बताओ अगर फोकल लेंथ इंक्रीज करता है तो मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया, मतलब यहाँ पे जो f है यहाँ पे ये इंक्रीज कर गया, मतलब और थोड़ा दूर हो गया। ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट मतलब इस तरह से कन्वर्ट कर रही थी, ध्यान से देखो डायग्राम में, जो रे ऑफ लाइट इस तरह से हो रही थी, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आके फोकस से पास करके यहाँ पे इमेज बना रही थी। सोचो ये फोकस और दूर हो जाएगा तो इमेज और दूर बनेगा ना जाके। अगर मान लो फोकस थोड़ा और दूर कर दूँ, मतलब फोकस यहाँ पे दूर कर दूँ, देखो फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया, मतलब क्या है कि ये फोकल लेंथ होता है, ये अपना इंक्रीज कर गया इस बार हमने जब वाटर में डाला इसको तो। ठीक है,
तो सेम ऑब्जेक्ट का इमेज और दूर जाके बनेगा ना, बिकॉज हम यहाँ पे इस तरह से इसको कन्वर्ट कराएंगे और यहाँ पे रे ऑफ लाइट इस तरह से लेके जाएंगे, तो इमेज जाके दूर और बड़ा बनेगा। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैग्नीफाइड इमेज होगा, लेकिन ये आंसर गलत है, मैग्नीफाइड इमेज नहीं होगा। ठीक है, अब मैग्नीफाइड इमेज क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने स्क्रीन फिक्स कर दिया है। अगर स्क्रीन के अलावा कहीं भी और इमेज बनेगा ना तो इमेज हमको दिखेगा ही नहीं। भाई स्क्रीन यहाँ पे फिक्स है, मतलब क्वेश्चन के अंदर स्क्रीन दिया है ना यहाँ पे, इसलिए चेंजेस आ जा रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन फिक्स कर दिया, मतलब स्क्रीन के अलावा कहीं और इमेज बनेगा, भले बड़ा हो छोटा हो, लेकिन वो इमेज हमको नहीं दिखेगा। तो देखो वैसे भी आंसर मतलब इसके अंदर ऑप्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन तो भी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वो आ जाएगा इमेज डिसअपियर हो जाएगा। इमेज बड़ा हो रहा है लेकिन वो स्क्रीन पे दिखेगा ही नहीं, मतलब क्या है कि इमेज डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ पड़ा होगा किस तरह से कि पानी में डिप करने से फोकल लेंथ चेंज कर गया और फोकल लेंथ चेंज करने से कहानी हो गई। ओके, ठीक है, फिर इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ पड़ा कि नहीं आपको? इमेज मैग्नीफाइड होगा, बट अगर यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिया होता ना और सिर्फ बोल रहे थे कि इमेज की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो हम बोल सकते थे कि इमेज भाई मैग्नीफाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन दिया था तो कहानी अपनी बदल गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। क्वेश्चन क्या दिया है? अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज n टाइम द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो कॉन्वेक्स लेंस के हमने सारे केसेस किए हैं, 6 से 6 केस। आई होप आपने वो लेक्चर देख के यहाँ पे आए होंगे, तभी आपको जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है और क्या फॉर्म कर रहा है? वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। अगर आप लेक्चर देख के नहीं आओगे तब तो आपको समझ में नहीं पड़ेगा क्या बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, इसका फोकल लेंथ f है। ठीक है, प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज n टाइम द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं रखा है ना, और पहली बात तो ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो बताओ कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाता है? जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता था, तभी ये वर्चुअल इमेज बनाता था। अपना 6 केस याद करो, इस तरह से केस बनता था। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आती थी, फोकस से पास करती थी, दूसरा इस तरह से, तो यहाँ पे इसको हम पीछे एक्सटेंड करा के कहीं यहाँ पे अपना इमेज फॉर्म करते थे। देखो यहाँ पे ध्यान से, रे ऑफ लाइट रियली मीट नहीं कर रही है, इसलिए ये हमारा कौन सा इमेज है? ये अपना है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये केस कौन सा था कि जब रे ऑफ लाइट यहाँ पे इस तरह से फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट के बीच में रखा हो, तो यहाँ पर रियल इमेज नहीं बनती थी, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती थी और इरेक्ट बनती थी। मतलब यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता था और 1 से बड़ा आता था। देखो पॉजिटिव मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम जगह पे हैं, और सेम जगह मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और पॉजिटिव वैल्यू मतलब कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ठीक है, ये केस अपना 6 केस था। तो बोल कह रहे हैं कि मतलब समझ पड़ गया हमको, ये लैंग्वेज से समझ पड़ गया कि 6 केस की बात कर रहे हैं इन लोग, कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज n टाइम द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि इसका मैग्निफिकेशन जो है ना वो +n है। मैग्निफिकेशन जो है क्या है? +n। देखो कॉन्वेक्स लेंस -n वाला मैग्निफिकेशन नहीं बनाता है, लेकिन उन्होंने बोला कि वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज मतलब कि यहाँ पे +n वाला ही होगा। ठीक है, अगर इन्होंने ऐसा बोला तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड देन n टाइम्स द ऑब्जेक्ट, मतलब रियल बोला होता ना तो अपना आंसर यहाँ पे मैग्निफिकेशन -n होता। ये बात ध्यान रखना। वर्चुअल इमेज बोला था तो 6 केस आ गया कॉन्वेक्स लेंस का। ओके, तो मैग्निफिकेशन आ गया प्लस। अब क्या बोला है कि द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज। अब देखो मैग्निफिकेशन के हमको बहुत फॉर्मूले पता है। एक तो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v/u। दूसरा होता है f/f+u, ये भी हमने डिराइव किया था, आपको याद हो तो। कैसे डिराइव किया था हमने ये वाला फॉर्मूला? हमको पता है v = uf/u+f होता है, बस इसी को हमने इसके अंदर रख दिया था। ठीक है, v/u में, तो ये u कैंसिल हो जाएगा और f/f+u बचेगा। तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं मैग्निफिकेशन का, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, देखो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया करो, इजी पड़ेगा। तो n = आ रहा है f/f+u, इस तरह से फॉर्मूला आ रहा है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे nf + nu = f, तो यहाँ पे आ रहा है n-1 टाइम्स ऑफ f = nu, तो यहाँ पे f = आ रहा है n/n-1 टाइम्स ऑफ u। कुछ गलत आ रहा है? अच्छा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है ना, तो u की वैल्यू क्या आ रही है? n-1 टाइम्स ऑफ n = f = u। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, n-1 टाइम्स ऑफ अपॉन n इंटू f = u, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया इस तरह से।
ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। आप चाहते थे यहाँ पे माइनस यू की वैल्यू भी निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो आपको हर जगह माइनस रखना पड़ता। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या है कि यू मान के चला और यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइनली निकाल ली, तो आपका ये आंसर जो है आ गया। ओके, तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा किस तरह से इसका आंसर आया है। इसको आप रफ करके करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम। ओके, इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीफिकेशन की बात की थी उन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। क्वेश्चन में क्या दिया है, द मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज +2। टू ऑब्टेन द मैग्नीफिकेशन ऑफ -2 द ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूव्ड बाय अ डिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं पता है कि एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, पहली बार ये मैग्नीफिकेशन दे रहा है +2 का, तो पता मैग्नीफिकेशन +2 का कब देगा। मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूँ, वैसे तो आप चाहे उसको डायरेक्टली फॉर्मुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर रहना है कि मैग्नीफिकेशन +2 कब देगा। देखो फोकल लेंथ दिया हमको 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे इस तरह फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्ट जब फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो तभी यहाँ पे हमको जो है मैग्नीफिकेशन +2 वाला देगा, मतलब इरेक्ट देगा। ठीक है, ये हमने केस अभी किया है। और -2 कब देगा, -2 मतलब कब देगा, इस तरह बताओ हमको। ठीक है, -2 कब मैग्नीफिकेशन मिलेगा, हमको पता होता है ये f होता है, मतलब कि f1, और हमको पता होता है 2f1, तो ऑब्जेक्ट 2f और f1 के बीच में होता है, तब यहाँ पे हमको एनलार्ज इमेज बनता है, वो भी इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, तब यहाँ मैग्नीफिकेशन -2 हो सकता है। ठीक है, इसके पीछे भी कहीं रखा हो, यहाँ पे कहीं रखा हो सकता है। ओके, इन्फिनिटी से 2f1 के बीच में रखेंगे, थोड़ा छोटा बनता है। 2f4 और f1 के बीच में इमेज होगा तो हमको रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज मिलेगा। ठीक है, तो अपना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। तो क्या बोल रहे हैं देखो ध्यान से कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है तो +2 मैग्नीफिकेशन आ रहा है, बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो कितना ऑब्जेक्ट को हमने मूव किया। ठीक है, वही पूछ रहे हैं। वैसे इसको आप डायरेक्टली फॉर्मुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करा दिया कि कब मैग्नीफिकेशन +2 होता है, कब -2। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, f/f+u। तो क्वेश्चन तो सिंपल है भाई, एक बार इसको +2 रख के सॉल्व कर लो। फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है एयर के अंदर। ठीक है, 20/20 + u, यहाँ 40 + 2u = 20 आ रहा है, तो 20 = -2u, तो -u = 10 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसी हिसाब से एक बार हम माइनस रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो m = f/f+u, -2 = 20/20 + u, तो यहाँ से आ जाएगा -40 - 2u = 20, तो आ जाएगा -60 = 2u, तो -u = 30 सेंटीमीटर। मतलब पहले ऑब्जेक्ट था यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दूर, नेगेटिव में आ रहा है 10, अब बाद में ऑब्जेक्ट चला गया, देखो दूसरे केस में ऑब्जेक्ट चला गया 30 सेंटीमीटर। लेकिन अपना आंसर 30 सेंटीमीटर नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है कि द ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी मूव्ड बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू, ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस मूव किया जाए। तो ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस मूव करें, 10 से लेकर 30 पे जाने के लिए 20 सेंटीमीटर उसको मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, होप्स आपको समझ पड़ा होगा। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको सारे क्वेश्चन पहले पॉज करना है, उसके बाद इसको रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि अ बीम ऑफ लाइट, देखो सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P, बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P। ठीक है, इस तरह से हम डायग्राम बना लेते हैं। और क्या बोला गया है, नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन लैंग्वेज के साथ किस तरह खेला है। नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द P। क्या बोल रहे पता है, एक बीम ऑफ लाइट आ रही है जो कि इस P पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, मान लो ये P पॉइंट है, एक बीम ऑफ लाइट आ रही है जो कि इस P पॉइंट पे कन्वर्ज करना चाहती है। लेकिन क्या किया उन्होंने कि इसके बीच में एक लेंस डाल दिया, इसके बीच में क्या किया इन्होंने, एक लेंस डाल दिया इस तरह से। ठीक है, मतलब एक जो है रे ऑफ लाइट इस तरह से कन्वर्ट कर रही है इस पॉइंट पे, लेकिन उसके बीच में इन्होंने लेंस डाल दिया। मतलब एक्चुअली में इस पॉइंट पे कन्वर्ट करना चाहती थी, लेकिन बीच में लेंस आ गया तो और कन्वर्ट कर जाएगा वो। तो क्या बोला है कि नाउ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ ए कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। P से कितना सेंटीमीटर दूर रख दिया लेंस, 12 सेंटीमीटर। ओके, एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ अ लेंस
कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसका फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो अब ये कौन से पॉइंट पे कन्वर्ट करेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब ये कौन से पॉइंट पे कन्वर्ट करेगा, डेफिनेटली भाई यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस आ गया तो इसको और कन्वर्ट कर देगा। देखो एक्चुअल में रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही थी और जाना चाहती थी इस तरफ, लेकिन इसके लेंस को जैसे कन्वर्ट करके रिफ्रैक्शन करके यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं इसको कन्वर्ट कर देगा ये। तो अब ये हमको पूछा है भाई ये कितना है, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है इसके अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। आप बोलोगे भाई यहाँ पे इस तरह से रे आ रही मतलब कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, नहीं, इन्फिनिटी पे तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं। यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट पैरेलल नहीं है, ये रे ऑफ लाइट डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट है। देखोगे ध्यान से, दो रे ऑफ लाइट लाओगे तो डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट कभी भी इन्फिनिटी से नहीं आती। यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि ये जो केस है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है। इस बार जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना वो पी पॉइंट कर रहा है, पी अपना ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ रहे हो ना केस, जैसे हमने उसमें स्पेरिकल रिफ्रैक्शन में कर रहे थे कि यहाँ पर वो पॉइंट पे कन्वर्ट करना चाहता था लेकिन वो कन्वर्ट हो नहीं पाता था बिकॉज ऑफ लेंस के रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पर ये पॉइंट अपना बन जाता था वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस। तो पहला केस आ गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो +12 सेंटीमीटर होगा बिकॉज वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का +20 होता है। तो देखो ये केस आ गया जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव है। सवाल पड़ा कि नहीं आपको, जैसे हमने पता है उसमें किया था हमने लेंस में करते थे इस तरह से वो रिफ्रैक्शन वाले स्पेरिकल रिफ्रैक्शन में कि इस पॉइंट पे जाके कन्वर्ट कर जाता था लेकिन बाद में जाके फिर से रिफ्रैक्शन करके यहाँ फाइनल इमेज बनाता था। दो लेंस होते थे, ठीक है। तो हम बोलते थे कि भाई ये फर्स्ट वाले का जो इमेज है सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऐसे बनाते थे कि नहीं। तो वही केस यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ लैंग्वेज अलग यूज़ किया है कि भाई कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे ये मत समझ लेना कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। बस अब तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया है। v = UF/U+F करके अपना आंसर निकाल लो। तो 12 × 20/12 + 20 हो जाएगा 32, यही होगा ना 12 × 20/12 + 20, ठीक है। तो 4 3 and 4 8 तो यहाँ पे हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 4 2 और 4 5 15/2 मतलब 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब जो 12 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो रही थी ना वो अब कन्वर्ट हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर पे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ पे क्या है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस आ गया, ठीक है। अब इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बीम ऑफ लाइट यहाँ पे, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज प्लेस्ड समवेयर इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। पॉज करके ट्राई कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज प्लेस्ड समवेयर बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। मतलब इस तरह से क्वेश्चन दिया है हमको, यहाँ पे कहीं अपना ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मान लो अपना कहीं स्क्रीन है, ठीक है। अपना स्क्रीन है, स्क्रीन मतलब क्या है कि जहाँ पे इमेज ऑब्टेंड होता है, ठीक है। इस तरह से स्क्रीन दिया है और स्क्रीन पे कौन सा इमेज ऑब्टेंड होता है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। स्क्रीन पे कौन सा इमेज ऑब्टेंड होता है, स्क्रीन पे हमेशा रियल इमेज ऑब्टेंड होता है। जो वर्चुअल इमेज होता है कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं होता है, ओके। तो समवेयर इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस प्लेस कर दिया गया इस तरह से, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज x। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस हमको दिया है x, ठीक है। इस तरह से दिया है और क्या बोला, इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज m देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। अगर m मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो फोकल लेंथ कितना होगा इस लेंस का, फोकल लेंथ कितना होगा इस लेंस का। ध्यान से देखो कि ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक का डिस्टेंस मान लेते हैं u है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं हम इमेज का डिस्टेंस। देखो इमेज यहाँ पे ऑब्टेंड होगा तो डेफिनेटली इमेज का डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे v = आ गया, ठीक है। u + v = x हो जाएगा हमारा। तो पहला ही क्वेश्चन इसको देख के क्या लिख सकते हैं हम, u + v = x होगा, u + v = x। ये अपना सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको इसको देख के लिखना है। अब चाहो तो साइन कन्वेंशन भी यूज कर सकते हो कि यहाँ पे भाई ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा नेगेटिव होगा डेफिनेटली ये लेंस से, है ना। यहाँ पर -u + v = x लिख सकते हो आप, ओके। और क्या बोल रहे हैं, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज m। ध्यान से देखोगे यहाँ पे स्क्रीन का अगर इमेज ऑब्टेंड होगा तो ये रियल इमेज होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस जब भी रियल इमेज बनाता है तब उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अगर वर्चुअल होता है तभी इरेक्ट बनता है, यहाँ पे अपराइट बनता है, ठीक है।
तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, मतलब क्या है कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव है, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई यू, तो माइनस एम इक्वल टू वी बाई हो जाएगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा इसके अंदर, ये भी बात ध्यान रखना है आपको। और क्या बोला है हमको, तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस एम इक्वल टू वी बाई यू इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो बस हमारे पास ये तीन इक्वेशन है, इस तीन इक्वेशन की मदद से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, v इक्वल टू माइनस एम यू, पहले इक्वेशन लिख सकता हूँ v इक्वल टू माइनस एम यू। अब हमको जो है यहाँ पे क्या हमको हटाना है, ऑप्शन किसके टर्म में दिया गया है, ऑप्शन हमको दिया गया है m और x के टर्म में, ठीक है। और को फोकल लेंथ ढूंढना, मतलब u हटाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ से माइनस u प्लस v की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस एम यू इक्वल टू x आ रहा है, ठीक है। यहाँ से u कॉमन निकाल लूंगा, माइनस u कॉमन निकाल रहा हूँ, m प्लस 1 आ रहा है इक्वल टू x। तो यहाँ से u की वैल्यू आ रही है, माइनस u की वैल्यू आ रही है x अपॉन m प्लस 1। तो u की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। चलो पहला इक्वेशन, ठीक है। अब उस इक्वेशन के अंदर हमको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तभी जो है u निकलेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, फर्दर कहाँ लिखूँ मैं, चलो ये डायग्राम हटा देता हूँ मैं, ठीक है। डायग्राम तो क्लियर है ना आपको, मैंने किस तरह से लिखा है, ओके। तो यहां से हमको पता है कि माइनस एम इक्वल टू आ रहा है एफ अपॉन एफ प्लस यू। अब यहाँ पे u की वैल्यू हमारे पास है, इनपुट कर दो इसकी इक्वेशन के अंदर, f अपॉन f, और यहाँ माइनस u की वैल्यू है, तो माइनस u की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स अपॉन m प्लस 1, ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस एम एफ प्लस एम एक्स अपॉन एम प्लस 1 इक्वल टू एफ आ रहा है। बस इसको इस तरफ ले जाओ, एम एक्स अपॉन एम प्लस 1 इक्वल टू आ रहा है 1 प्लस एम टाइम्स ऑफ एफ, यही होगा ना। अब पूछा जाए हमको फोकल लेंथ पूछा है, तो फोकल लेंथ को सब्जेक्ट बना लो, देखो 1 प्लस एम नीचे आ जाएगा, तो फर्दर हो जाएगा यहाँ पे कि एम एक्स अपॉन 1 प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया एफ। तो ये अपना फोकल लेंथ आ गया, ठीक है। क्या आ गया, एम एक्स अपॉन एम प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब ए ऑप्शन जो है अपना करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था आपको, साइन कन्वेंशन भी ध्यान रख के चलना है। और क्या है, स्क्रीन पर रियल इमेज ऑब्टेंड हो रहा है, मतलब क्या है कि इसका मैग्निफिकेशन जो है नेगेटिव होगा, ये बात का भी आपको ध्यान रखते चलना है। साइन कन्वेंशन भी आप यूज करके चलो। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर देखो आपने u को नेगेटिव माना है, तो आपको u को नेगेटिव हर जगह रखना है, ठीक है। तो अगर आपने u को नेगेटिव नहीं माना है, बाई चांस आपने u को पॉजिटिव माना है, तो आपको हर जगह u को पॉजिटिव रखना है और बाद में अपना आंसर नेगेटिव के टर्म में निकालना है, इस तरह से माइनस 2 की वैल्यू निकाल देना है। लेकिन कोई क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक जगह आपने साइन कन्वेंशन यूज किया, दूसरी जगह नहीं किया आपने यूज, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर यूज करो तो पूरे क्वेश्चन के अंदर यूज करना, नहीं कर रहे हो तो मत करना, ओके। लेकिन किसी क्वेश्चन में मस्ट रिक्वायरमेंट होता है कि हम साइन कन्वेंशन यूज करें, तो आयो मतलब कि ज्यादातर क्वेश्चन में आप साइन कन्वेंशन यूज करो, वही अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको भी पॉज करके ट्राई कर लो। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, अच्छे से ध्यान से सोचो क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से हमारे पास लेंस है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इस तरफ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इस तरफ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। ये दिया है क्वेश्चन के अंदर कि लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 has one side as refractive index μ1 and other side as refractive index μ2. The lens is biconvex and the two radii of curvature are equal. मतलब यहाँ पे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके दोनों बराबर हैं। A beam of light traveling parallel to the principal axis is incident on the lens. Where will be the image formed if the beam of light is from the μ1? मतलब यहाँ से beam of light आ रही है, ठीक है। तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, हमको क्वेश्चन के अंदर v की वैल्यू पूछी है, तो किस तरह से प्रोसीड करेंगे। देखो पहली बात हमको लगेगा कि यहाँ पे हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लें, लेकिन यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला डायरेक्टली वैलिड नहीं है। लेंस मेकर फॉर्मूला वैलिड कब होता है, जब यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ मीडियम सेम हो, तो लेंस मेकर फॉर्मूला इसके अंदर डायरेक्टली वैलिड नहीं है। तो इसके अंदर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक्स से। हमको यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमको यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन करके अपना बेसिक जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन वाला, उसको यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, ठीक है।
तो पहले केस के लिए रे ऑफ लाइट जब यहाँ से यहाँ जा रही है, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी, तब कहाँ से कहाँ इंसिडेंट हो रहा है, तब अपना N1 होता है इंसिडेंट मीडियम, N1 हो जाएगा μ1, N2 हो जाएगा μ2, ठीक है। R इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये पहला सरफेस है, इसका R इस तरफ कहीं आएगा, देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ कहीं आएगा, तो R पॉजिटिव है तो प्लस R, और U अपना आ गया माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से। तो बस पुट कर दो इसके अंदर, तो N2 देखो μ2 बाई V, मान ले पहला वाला ऑब्जेक्ट जो है कहीं यहाँ पे इमेज बना रहा है रिफ्लेक्शन के बाद, ये सरफेस का इस तरह से नॉर्मल बनेगा, मान लो यहाँ पे कहीं अपना इमेज बना रहा है, ठीक है, V, इसको मैं V डैश बोल दे रहा हूँ। तो U2 बाई V डैश माइनस N1 बाई माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू आता है N1 मतलब μ1, μ2 माइनस μ1 अपॉन प्लस R, ठीक है। ये अपना बन गया पहला इक्वेशन। उसका दूसरे इक्वेशन से हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो दूसरे इक्वेशन, पहला वाला जिस ऑब्जेक्ट है दूसरे वाले की इमेज बन जाता है, ये तो करते हैं हम, ऐसे तो हमने डेरिवेशन किया था कि इसका जो इमेज है दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ पर थिन लेंस है जिसको ये जो थिकनेस है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे केस के लिए N1 हो जाएगा अपना, रेज ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ इंसिडेंट हो रही है, रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है इस N2 से लेकर N3 तक। आपको कभी भी सरफेस पर देखना है, ठीक है, सरफेस पर रे ऑफ लाइट कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, तो आप देखो कि रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब N2 से N3, तो इंसिडेंट मीडियम है μ2 और रिफ्रैक्टेड मीडियम है μ3, मतलब N1 है μ2 और N2 है μ3, क्लियर। रेडियस R, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, ये सरफेस का इस तरफ कहीं होगा, तो R यहाँ पे नेगेटिव आएगा माइनस R, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है V डैश पे, तो U इक्वल टू आ गया V डैश। बस पुट कर दो इक्वेशन के अंदर, N2 जो कि है अपना μ3 बाई V, मान लो फाइनल इमेज जो है यहाँ पे कहीं V पे बन रहा है, ठीक है, तो μ3 बाई V माइनस μ2 अपॉन V डैश इक्वल टू, ओके, इक्वल टू आ जाएगा μ3 माइनस μ2 अपॉन माइनस R। इस तरह से इक्वेशन आया है, ठीक है, इतना समझ पड़ गया। बस ये दो इक्वेशन को हमको सॉल्व कर लेना है, अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमको V की वैल्यू निकालनी है। अब V की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, V की वैल्यू निकालने के लिए हम जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डायरेक्टली ऐड कर देंगे, जिससे V डैश वाला टर्म हट जाएगा, ठीक है, देखो ये टर्म हट जाएगा। अब क्या करो, 1 + 2 कर दो, तो ये प्लस है माइनस ये कैंसिल, और ये 1/∞ 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा μ3 बाई V इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, इस तरफ आएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन प्लस R माइनस μ3 माइनस μ2 अपॉन R, तो इसका माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ओके। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे क्या होगा, μ2 माइनस μ1 माइनस μ3 प्लस μ2, नीचे आ रहा है अपॉन R, तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, μ3R अपॉन कुछ आ जाएगा, है ना, तो V की वैल्यू ऊपर ले जाओ, तो V की वैल्यू क्या हो गई, μ3R, देखो ये μ3R ऊपर गया, और नीचे क्या आ रहा है 2μ2 माइनस μ1 माइनस μ3, इस तरह से क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एससी वर्मा क्वेश्चन बुक के अंदर डायरेक्टली पूछा गया, इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, ओके। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। बस दोनों तरफ मीडियम अलग था, तो आपको हमेशा जो है अपने बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा, बिकॉज लेंस मेकर फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो। मीडियम अलग अलग है, हमने 2 बार रिफ्लेक्शन करा के अपने बेसिक फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। अब इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ नहीं पड़ा तो एक बार फिर से देख लो, पहली बार में हमेशा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आप सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अगर देखे होगे तो एग्जाम में जरूर काम आएगा ये, ठीक है। एक बार में सारे क्वेश्चन नहीं बन जाते, पहली बार होता है कि क्वेश्चन हमसे नहीं बनता, लेकिन क्या कि अब आपने एक कॉन्सेप्ट देख लिया है, अब इसके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आप ट्राई कर सकते हो, ओके। चलो इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन करते हैं, जो कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। क्या दिया गया क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास किस तरह से लेंस दिया गया है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे μ1 है, यहाँ पे μ2 है, यहाँ पे μ3 है, ओके। What should be the condition of the refractive index so that the lens become diverging? अच्छा, क्या बोला पता है,
कि व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो दैट द लेंस बिकम डाइवर्जिंग। मतलब मान लो यहाँ से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, ये कॉन्वेक्स लेंस, इसको डाइवर्जिंग बनाने के लिए क्या कंडीशन होगा बताओ? इसको डाइवर्जिंग बनाने के लिए कंडीशन होना चाहिए, ध्यान से। अब देखो डायरेक्टली आप ये नहीं बोल सकते कि म्यू वन बड़ा होगा म्यू टू से, बिकॉज यहाँ पे म्यू थ्री मीडियम भी है। तो यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो फोकल लेंथ आएगा ना वो नेगेटिव आएगा, फोकल लेंथ आएगा वो नेगेटिव। ये कंडीशन लेके हम चलेंगे। देखो आप ये भी सोच सकते थे भाई कि म्यू वन म्यू टू से बड़ा हो, लेकिन ये तब ट्रू होता ना दोनों तरफ म्यू वन होता है। तो हमको पता है भाई कि अगर ये म्यू वन जो है म्यू टू से बड़ा हो जाएगा तो रेज ऑफ लाइट कन्वर्जिंग की तरह डाइवर्जिंग की तरह ऐड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे म्यू थ्री भी तो है, तो कैसे सोचें? तब बोलो कि म्यू थ्री म्यू टू से बड़ा हो। तो यहाँ पे एक कंडीशन मान के चल सकते हैं कि फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, ये कंडीशन मान के चल सकते हैं। तो इसके ऊपर से अपना आंसर आ जाएगा। अब सेम, अब दो सरफेस पे हमको रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है सो दैट द लेंस बिकम डाइवर्जिंग, ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन का एक टाइपिंग मिस्टेक है कि यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। तो आप देख लो कि यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ओके। या तो व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सो दैट द लेंस बिकम डाइवर्जिंग। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? हम पहले सरफेस के लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, मतलब फाइनल इमेज जो है डाइवर्जिंग बनाने के लिए फाइनल इमेज अपना यहाँ पे फोकल लेंथ पे पड़ेगा। तो हमने जो सेम इक्वेशन जैसे उसमें प्रोसीड किया था वैसे सेम इसके अंदर प्रोसीड करना है आपको। कैसे प्रोसीड करोगे आप? कि n2 बाई वी, यहाँ पे आप डायरेक्टली करता हूँ, ठीक है। म्यू टू बाई वी डैश माइनस म्यू वन बाई माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पहले वाले के लिए प्लस आर, ठीक है। इक्वी कॉन्वेक्स बोला है ना, इक्वी कॉन्वेक्स मतलब कि R1 और R2 दोनों बराबर है, ठीक है। आर इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों बराबर होता है। इस फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लिखूंगा तो हो जाएगा म्यू थ्री बाई वी माइनस म्यू टू अपॉन वी डैश इक्वल टू आएगा म्यू थ्री माइनस म्यू टू अपॉन माइनस आर, ही तो आएगा। तो यहाँ से हम जो फोकल लेंथ की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से, अपना फाइनल इमेज जो है फोकस में बनना चाहिए। यहाँ पे एफ की लिख दो, ये फाइनल इमेज अपना फोकस में बनना चाहिए। तो यहाँ पे म्यू थ्री अपॉन एफ इक्वल टू इस तरफ क्या आएगा? म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू थ्री प्लस म्यू टू अपॉन आर, ही तो आ रहा था जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, सेम वही है, ठीक है। कुछ अलग नहीं करना अभी। ये देखो सॉल्व करो, दोनों को ऐड करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो अपना फाइनली ये आंसर आएगा। तो यहाँ से हमको पता होना चाहिए कि जो फोकल लेंथ होगा ना इसके अंदर, फोकल लेंथ जो अपना वो नेगेटिव होना चाहिए। अब फोकल लेंथ नेगेटिव कब होगा? ये तो आर तो देखो पॉजिटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव कब होगा? तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ नेगेटिव कब होगा? देखो इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि 1/f इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन टू म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू थ्री अपॉन आ रहा है म्यू थ्री आर। अब इसको हमको नेगेटिव बनाना है, बिकॉज क्या है कंडीशन में लगा रहे हैं। उसके लिए क्या होगा कि ये पूरा टर्म जो है लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा टर्म नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से कैसे सॉल्व करूंगा मैं? देखो आगे इसको हटा के कि टू म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू थ्री अपॉन म्यू थ्री आर शुड बी लेस देन जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये तो जीरो हो गया, तो टू म्यू टू शुड बी लेस देन म्यू वन प्लस म्यू थ्री। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा टू म्यू टू इज लेस देन म्यू वन प्लस म्यू थ्री, मतलब बी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, ठीक है। आपने कर लिया, अच्छी बात है, और नहीं किया तो भी कुछ नहीं। आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा किस तरह से ऐसे क्वेश्चन प्रोसीड कर जाते हैं, कैसे हमको क्वेश्चन को इक्वलिटी से इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करना होता है, लेस देन जीरो वाले कंडीशन कैसे लाना होता है। तो आपको सोचना होता है क्या कर सकता हूँ क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे हम सोचते हैं कि भाई म्यू वन म्यू टू बड़ा होगा तभी भी, लेकिन प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पे म्यू थ्री भी है। सबने यहाँ पे सोचा कि डाइवर्सिटी बनाने के लिए फाइनल जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा, तो वो कंडीशन लेके हमने अपना आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो उसको। क्वेश्चन क्या दिया गया है देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। मतलब क्या है कि पहले देखो क्वेश्चन के अंदर होता क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ना, पहला डायग्राम है, वो इन चारों में से किसी के साथ भी मैच कर सकता है। मतलब यहाँ पे कि मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल का भी मल्टीपल करेक्ट है।
पहला ऑप्शन किसी के साथ भी मैच कर सकता है, दूसरा ऑप्शन भी किसी के साथ भी मैच कर सकता है, तीसरा ऑप्शन भी किसी के साथ भी मैच कर सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो ए ऑप्शन है वो ए बी सी डी मतलब कि पी क्यू आर एस किसी के साथ भी मैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे मार्कर बदल लेता हूँ, इसका इंक खत्म हो गया है। ओके, समझ गया क्वेश्चन किस तरह का है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये वाला, लेकिन क्या है कि ऑप्टिकल कंपोनेंट दिया है हमको और एन ऑब्जेक्ट एस। यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई करो। आपको देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन इतना सिंपल इसका आंसर है, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, ऑब्जेक्ट दिया है और एक प्रकार का लेंस दिया है हमको। तो एक ऑप्शन दिया ए बी सी, हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है और यहाँ पे एक लेंस दिया गया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये अपना क्या दिया गया है, ये मिरर है अपना, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है और यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, ठीक है। सी ऑप्शन में हमको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, और डी ऑप्शन में हमको इस तरह से कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, ठीक है। देखो बीच में ठीक है, मतलब क्या है कि ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है। इसका ओवरऑल प्रॉपर्टी जो है कॉन्वेक्स लेंस की तरह होगा, बिकॉज बीच में क्या है, ये ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है मैच ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज विथ अप्रोप्रिएट कंपोनेंट। तो बताओ पहला क्या है, ये पहला है कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर किस किस टाइप की इमेज बनाता है। तो कॉनकेव मिरर तो रियल इमेज बनाता है। हमने कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केसेस देखे थे। इसके अंदर रियल इन्वर्टेड भी बनाता है, वो रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है, मैग्नीफाइड भी इमेज बनाता है, इमेज है इंफिनिटी सब बनाता है वो, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर सारे केस बनाता है, ठीक है। ये अपना सारे केसेस बनाता है। पहले वाले में ए में जो करेक्ट आंसर होगा वो पी क्यू आर एस सारे करेक्ट होंगे। भाई सारे टाइप की इमेज बनाता है, अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखो सारे इमेज बनाता है। अगर हम आपको कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केसेस डिस्कस किए थे। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स जो मिरर है वो जो है सिर्फ एक ही केस बनाता है, मैंने आपको बताया था। जो ये नहीं बना पाता कौन सा है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनाइज्ड हो, ठीक है। मतलब सिंपल ये सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, क्यू। ओके, ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है लेकिन वर्चुअल एनलार्ज बनाता है, ये वर्चुअल डिमिनाइज्ड बनाता है, वर्चुअल दोनों बनाते हैं, ठीक है। उसका तीसरा है कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस भी मिरर की तरह सारे बनाता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर सारे बनाता है, उस हिसाब से कॉन्वेक्स लेंस भी सारे बनाता है। तो सी ऑप्शन में भी सारे करेक्ट हो जाएंगे, पी क्यू आर एस। बच जाएगा डी। अब डी क्या बताओ कौन सा लेंस है ये कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स है। अब कैसे पता चला, क्योंकि बीच में थिकर है, मतलब क्या है कि इसकी ओवरऑल प्रॉपर्टी जो है कॉन्वेक्स लेंस की तरह होगी। तो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है ना तो ये ऑब्जेक्ट के सारे टाइप की इमेज बनाएगा। मतलब यहाँ पे जो डी जो ऑप्शन है इसके अंदर भी सारे करेक्ट हैं, पी क्यू आर और एस सारे करेक्ट है इसके अंदर। तो आपको इस तरह से जो है पेपर के अंदर लिख के आना होता था कि भाई ए में ये करेक्ट है। अगर एक भी अगर मिसमैच हो गया तो आपका आंसर जो है गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। यहाँ पर ये जो है इसका ओवरऑल प्रॉपर्टी जो है कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। तो अगर इसका ओवरऑल प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस की तरह है तो इस सारे टाइप की इमेज बनाएगा। ओके, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। बीच में ठीक है, मतलब क्या है कि इसका ओवरऑल प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। तो अगर ओवरऑल प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस की तरह है तो सारे टाइप की इमेज बनाएगा। ओके, चलो इसको रफ करके इसी तरह का करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार पॉज करके उसको ट्राई कर लो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये भी 2010 में आया था और ये भी इस तरह का मल्टीपल करेक्ट है। मतलब ए के साथ कोई भी मैच कर सकता है, बी के साथ कोई भी मैच कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक है, जो आर अपना ऑप्शन है ना, यहाँ पे जो आर में दिया गया है उसकी दोनों तरफ मतलब इस तरह से दिया गया है ना, तो यहाँ पे इस तरफ इसका एन μ3 होगा, ठीक है। ये μ3 है और ये μ2 है और ये μ1 है। ये थोड़ा उसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक है, ये आप इसको सुधार लो, ठीक है। आर के अंदर क्या आएगा, μ3 μ2 और μ1। मतलब सिंपल क्या कि यहाँ पे जितने टाइप के लेंस दिया गया है ना, सबके एक साइड मतलब उस तरफ μ1 है, इस तरफ μ2 है, और लेंस जो है वो सॉरी एक तरफ μ1 है, एक तरफ μ3 है, और लेंस जो है μ2 मीडियम का बना हुआ है। इसको ऑप्शन को ध्यान से एनालाइज करो, ऑप्शन को ध्यान से एनालाइज करो। अच्छा होगा क्या, जैसे मान लो एक लेंस लेके चलता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस। तो क्वेश्चन में सोचना क्या है आपको, पहले पॉज करके बाद ट्राई कर लो, फिर बन जाता हूँ। क्वेश्चन में आपको सोचना किस तरह से,
मतलब यहाँ पे एक तरफ म्यू1 मीडियम दिया है, एक तरफ म्यू3 मीडियम दिया है और एक तरफ म्यू2 मीडियम दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करोगे आप? पहली बात सोचो ध्यान से कि अगर यहाँ पे कि इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे म्यू1 जो है म्यू2 से बड़ा होगा, म्यू1 जो है म्यू2 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट अगर आएंगी, ध्यान से, अगर रे ऑफ लाइट आएंगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएंगी ना। बस सिंपल सी बात है कि अगर म्यू1 मतलब बाहर का मीडियम बड़ा हो गया, अंदर का मीडियम कम हो गया, तो रे ऑफ लाइट क्या अगे कन्वर्जिंग लेंस की तरह एक्ट कर रहा था, डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा। तो बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो क्या है कि ये कन्वर्जिंग लेंस की जगह पे डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे आएगी तो अपने पास से मतलब क्या बोलते हैं नॉर्मल से वो डाइवर्स कर जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहानी पढ़ा है ना कि अगर डेंसर से रेयर ना जाएगी, देखो म्यू1 बड़ा है, डेंसर से रेयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट लगाना है। और अगर रेयर से डेंसर आएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है कि म्यू1 इज लेस देन म्यू2। तो म्यू1 अगर म्यू2 से कम होगा तो क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला वाला देखो, पहला अगर म्यू1 म्यू2 से बड़ा होगा तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है कन्वर्स कर रहा है, देखो कन्वर्स कर रहा है। म्यू1 म्यू2 से बड़ा होगा तो कन्वर्स करेगा क्या? म्यू1 म्यू2 से बड़ा होगा तो रे ऑफ लाइट क्या बोलते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी ना। देखो म्यू1 है बाहर का मीडियम, तो सराउंडिंग मीडियम अगर बड़ा हो गया तो अपना पी ऑप्शन वो करेक्ट है कि नहीं? पी ऑप्शन इसके अंदर गलत आएगा क्योंकि इसमें टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा है। क्यू ऑप्शन अपना करेक्ट है क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रही है। रे ऑफ लाइट क्या कर रही है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रही है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब अपना इसके अंदर पहले वाले में मतलब ए वाले में कौन सा आ सकता है? ए वाले में आएगा क्यू वाला ऑप्शन। सब पता क्यू वाला ऑप्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि अंदर का बाहर का मीडियम ज्यादा है एज कंपैरिजन टू अंदर, तो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉन्केव लेंस की तरह मतलब डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा और डाइवर्जिंग लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखो ध्यान से कि हाँ इसमें भी रे ऑफ लाइट क्या है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, लेकिन ये क्या है कि ये कॉन्केव लेंस है। तीसरा वाले ऑप्शन के अंदर, आर वाले ऑप्शन के अंदर कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस होगा ना तो इसके अंदर ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा क्योंकि ये म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 की बात कर रहे हैं हम। तो सी वाला ऑप्शन जो है गलत है, सी वाला ऑप्शन इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये डाइवर्स कर रहा है रे ऑफ लाइट, ये कन्वर्ट करना चाहिए था क्योंकि म्यू1 म्यू2 से बड़ा है इसलिए। चौथा ऑप्शन है जिसके अंदर ये कन्वर्ट कर रहा है, देखो कॉन्केव लेंस है और कन्वर्ट कर रहा है, तो हाँ ये एस वाला ऑप्शन अपना आएगा। ठीक है, इस तरह देखो रे ऑफ लाइट म्यू1 की तरफ से देखो, आप म्यू1 की तरफ से रे ऑफ लाइट देखो जहां से एंटर कर रहा है वो, तो देखो ध्यान से वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर रहा है, मतलब रे ऑफ लाइट कन्वर्ट कर रही है, तो वो ऑप्शन अपना करेक्ट है। कॉन्केव में कन्वर्ट करना चाहिए और कॉन्केव्स में डाइवर्स करना चाहिए, उल्टा। ठीक है, क्योंकि म्यू1 म्यू2 से ज्यादा है। ध्यान सुनो मैं बोल कर रहा हूँ, चौथा ऑप्शन मेरी कॉन्केव है और वो कन्वर्ट कर रहा है, कॉन्केव में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ तो अपना टी ऑप्शन भी इसके अंदर आएगा। तो ए के अंदर क्यू एस और टी तीनों ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, जब म्यू1 म्यू2 से बड़ा, जब अच्छा ये मैंने सेकंड ऑप्शन के लिए सॉल्व कर लिया बिकॉज म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 की बात कर रहा हूँ ना, अभी तक मैंने जो भी सॉल्व किया वो सेकंड ऑप्शन के लिए सॉल्व कर दिया कि म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना बी ऑप्शन के लिए करेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि म्यू1 लेस देन म्यू2, म्यू1 लेस देन म्यू2 मतलब क्या है कि बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो अपना लेंस तो नॉर्मली एक्ट करेगा। देखो बाहर का कम है तो अपना लेंस नॉर्मली एक्ट करेगा, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होगा और कॉन्केव डाइवर्जिंग होगा, तो उस केस के अंदर अपना पी ऑप्शन आएगा। देखो ए वाले के अंदर अपना पी वाला ऑप्शन आएगा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ट कर रहा है, देखो क्यों नहीं आएगा क्योंकि कॉन्वेक्स है और डाइवर्स कर रहा है, ये नहीं आएगा। आर भी नहीं आएगा, आर आएगा, देखो कॉन्केव लेंस है और डाइवर्स कर रहा है, कॉन्केव डाइवर्जिंग ही होता है ना, तो नॉर्मल नेचर सेम रहेगा, नेचर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसके अंदर आर आ जाएगा और एस भी नहीं आएगा बिकॉज इसके अंदर रे ऑफ लाइट जो है कन्वर्ट कर रही तो नहीं आएगा, और टी भी नहीं आएगा अपना क्योंकि रे ऑफ लाइट इसके अंदर कन्वर्ट कर रही है, डाइवर्स करना चाहिए थी। ओके, ये अपना कौन सा ऑप्शन था? ये अपना ये बी वाला है और ये अपना ए वाला है। अब सी वाला भी ट्राई करते हैं। सी वाला कौन सा है? म्यू2 इज इक्वल टू म्यू3। तो सोचो अगर ये दोनों लेंस बराबर हो गए तब तो कोई रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तब तो रे ऑफ लाइट जैसे आ रही थी वैसे निकल जाएगी ना भाई। म्यू2 म्यू3 बराबर हो गए, सोचो लेंस के अंदर 1/4 फोकल लेंथ का फॉर्मूला देखो कि 1/NL माइनस NS होता है ना, NL/NS -1 1/R1 -1/R2,
ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो 1 - 1 0 है, तो 1/f = 0 आ जाएगा। तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी आ जाएगा। और फोकल लेंथ इन्फिनिटी किसका होता है? एक प्लेन सरफेस का होता है, मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पे, और रे ऑफ लाइट जैसे आ रही थी वैसे निकल जाएगी। ठीक है, तो जब μ2 = μ3 होगा तो रे ऑफ लाइट क्या है कि जैसे आ रही थी रे ऑफ लाइट वैसे ही निकल जाएगी। ठीक है, तो किसके अंदर हो रहा है? पहले वाले के अंदर हो रहा है कि यहाँ से रे ऑफ लाइट है ऐसे निकल गई सीधा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले वाले के अंदर हो रहा है तो अपना इसके अंदर आ जाएगा पी ऑप्शन, और दूसरे वाले के अंदर नहीं हो रहा, दूसरे वाले के अंदर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रहा है, वो नहीं होगा। ठीक है, तीसरे वाले के अंदर हो रहा है, हाँ मतलब आर के अंदर हो रहा है, और एस के अंदर नहीं हो रहा है, इसमें रे ऑफ लाइट डाइवर्स कर रही है, मतलब कि बेंड कर रही है, बेंडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, टी के अंदर हो रहा है, टी के अंदर कोई बेंडिंग नहीं है। ओके, तो अपना ये आंसर आएगा इसका। अब डी के अंदर चेक कर लेते हैं कि μ2 > μ3, मतलब अंदर का मीडियम ज्यादा है बाहर से कंपेरिजन, अंदर का ज्यादा है मतलब लेंस का ज्यादा है, मतलब क्या है कि नॉर्मल ऐड करेगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स क्या करेगा? कन्वर्ट्स करेगा और क्या बोलते हैं वो डाइवर्स करेगा। ठीक है, तो अब ये तो आ चुका है। तो सेकंड देखो ये 3 तो नहीं आएगा, बिकॉज ये 3 में जो है एज इट इज जा रहा है। तो क्यों चेक कर लेता हूँ, क्यों में क्या है कि कॉन्वेक्स डाइवर्स कर रहा है, कॉन्वेक्स अच्छा प्लेन सरफेस है, यहाँ पे प्लेन सरफेस दिया है और प्लेन सरफेस जो है डाइवर्स कर रहा है यहाँ पे, तो क्यों तो इसके अंदर नहीं है। अच्छा μ2 > μ3 है, μ2 μ3 ज्यादा है, मतलब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हाँ अपना क्यू ऑप्शन तो आएगा, रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और टी भी एस भी चेक कर लेते हैं, एस तो डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हाँ भाई इसके अंदर ये भी आएगा। ठीक है ना, एस आंसर भी आएगा। देखो ध्यान से, इस तरह से सरफेस है तो क्या इस तरह से नॉर्मल बनेगा, रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है ना, तो इस तरह से अपना एस आंसर भी आ जाएगा। और क्यू ऑप्शन अपना है इसके अंदर, देखो इस तरह रे ऑफ लाइट आई, ये अपना नॉर्मल होगा बिकॉज प्लेन सरफेस का नॉर्मल परपेंडिकुलर, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गई। ठीक है, अपना जो है क्यू ऑप्शन भी होगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था कि बी के अंदर ये, ए के अंदर ये, सी के अंदर ये ऑप्शन, डी के अंदर ये सारे आप अगर टिक करके आते तो आपको जो है इसके अंदर पूरा का पूरा 10 मार्क्स मिलता, 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर आता था। लेकिन अगर एक भी गलत हो गया ही तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स गया। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। आई होप सो आज के लेक्चर और लेंस मेकर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते थे हमने ट्राई किया इसको कवर करें। ठीक है, हो सकेगा तो एक और हम रैपिड फायर राउंड लेंगे। ओके, तो इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करते रहो, और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेईई के मतलब कि एससी वर्मा बुक के क्वेश्चन और भी अदर बुक के क्वेश्चन कर, जितना क्वेश्चन करोगे उतना कम है। लेंस ऐसा टॉपिक है जो कि प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट मांगता है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उसके अंदर उतना ही कम है। प्रैक्टिस करके सारे टॉपिक को मास्टर कर लो। ठीक है, तो बेस्ट विशेष के साथ आज के लेक्चर हम एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।